गुड आफ्टरनून। लंच के बाद का सेशन थोड़ा टफ होता है। उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं। भारत में एक परंपरा है कि लोग जब बड़ी गैदरिंग में मिलते हैं या वैसे भी मित्रों को मिलते हैं तो त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, जो भी है। साल में एक बार आने वाले त्यौहार होते हैं। इस वक्त मैं जिस त्यौहार की शुभकामना आपको देने वाला हूँ वो 144 साल में एक बार आता है। सो आप समझ सकते हैं हमारे देश के लिए ये साल कितना इम्पोर्टेंट है। महाकुंभ की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये विकसित भारत का संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक नई दिशा देते हुए इस स्मॉल टाइम विंडो जो कि 22 साल का ही बचा है, 25 साल तो बचे नहीं है, उसके अंदर रखा है। उसकी सिर्फ मंशा तो सिर्फ एक थी, आउटपुट उसके अनेक हो सकते हैं। और व्यक्तिगत स्तर पे अगर हर एक व्यक्ति उससे खुद को जोड़ के देखे तो ये किसी सेक्टर, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या किसी पर्टिकुलर ट्रेड या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या हाइड्रोजन या टू व्हीलर या थ्री व्हीलर का विकसित भारत नहीं है। ये हर एक व्यक्ति का विकसित भारत है। ये हर एक व्यक्ति के बेनिफिट्स की बात करता है। और अगर आप कहें कि बेनिफिट का क्या मतलब निकाले सर, आपके यहाँ पे कल्चरल बेनिफिट निकाले, इकोनॉमिक बेनिफिट निकाले, तो मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँगा, विदाउट एनी फिगर्स, विदाउट चीविंग एनी वर्ड्स, आर्थिक बेनिफिट की बात करता है। और आर्थिक बेनिफिट व्यक्ति के आय से निकाली जाती है। मेरे टॉक का जो एजेंडा है विकसित भारत नेशनल मास्टर प्लान फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, जो भी बोल रहे हैं आप। इस एजेंडा का एक टेक्निकल व्यू पॉइंट है, इस एजेंडा का एक बेस है जिसके ऊपर ये लगातार बनाते बनाते यहाँ पहुँचे हैं। और इसका एक आउटलुक, टेक अवे, आउटपुट भी है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो यहाँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ट्रक्स, बस और मोबिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी पोजीशन दोनों तरीके से, क्या आपको चाहिए और क्या आप डिज़र्व करते हैं, आपको बिल्कुल मांगना चाहिए, हक से लेना चाहिए। हर सेक्टर से, फाइनेंसिंग के सेक्टर से, पॉलिसी के सेक्टर से, गवर्नमेंट से, रोड से, ट्रांसपोर्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, हैवी इंडस्ट्रीज से, वो मेरे कन्वर्सेशन के बाद तक ले पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके कनेक्ट के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए विकसित भारत के का जो नेशनल मास्टर प्लान है उसके ऊपर कुछ बातें रख सकूं। अगले कुछ पलों तक आप मेरे साथ होंगे और एक अनोखे सफ़र पर चलेंगे जिसमें भारत आपके अंदर, आप भारत को अपने अंदर महसूस करें। 1947 में ये देश आज़ाद होता है और पहले 10 सालों तक, 1947 से लेकर के 1965 तक, 15 साल मान लीजिए, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होता है। उससे पहले भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। बहुत पीछे नहीं जा सकते, 500-2000 साल पीछे नहीं जा सकते। 1965 से 85 तक ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होना शुरू होता है। एंड 65 से 2000 तक कंप्यूटर का युग बनना शुरू होता है भारत के अंदर। और 2000 से 2022 तक ये एक डिजिटल, कंप्यूटराइज, ग्रोइंग इकोनॉमी बनना शुरू हो जाता है। इस 2000 से 2022 के बीच में देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग भाग से आप सब लोग एक ऐसे व्यक्ति को जो गुजरात का मुख्यमंत्री था उसको चुनकर प्रधानमंत्री बना देते हैं। गुजरात के विकास का विजन, वो इंजन, वो थॉट प्रोसेस, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल, वो सब कुछ नेशनल लेवल पे रिप्लिकेट किया जा सके इस पूरे थॉट के साथ। क्योंकि 2014 के कैंपेन को अगर आप देखेंगे
तो 2014 के कैंपेन में गुजरात का ही मॉडल था जो इम्पोर्टेंट था, और गुजरात के मॉडल को 2014 में नेशनल लेवल पर कैसे स्केल किया जा सके, इसके ऊपर ही पूरा कैंपेन जुड़ा हुआ था। 2014 से 2022 के बीच में जो टेन्योर गुजरा, उस टेन्योर में जो इकोनॉमी चली आ रही थी 1947 से, एग्रीकल्चरल, देन इंडस्ट्रियल, देन डिजिटल एंड देन ग्लोबल इकोनॉमी, उस इकोनॉमी के टाइम विंडो में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ। हेलो 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 हेलो। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया विकसित भारत। आज इसका मोबिलिटी का या इसके नेशनल मास्टर प्लान का जो हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंस रखता है उस विज़न को लेकर, जिस विज़न को आप कहीं ना कहीं से अपने सेक्टर के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ या अपने सोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। और वो हिस्सा है हाउ टू डीकार्बोनाइज सरफेस ट्रांसपोर्ट। आप सब किसी न किसी हिस्से से उसमें जुड़े हुए हैं। 2022 में जो विजन शुरू हुआ, उस विजन का एंड रिजल्ट ये था कि आप 2047 तक, जबकि भारत के 100 साल पूरे होंगे, तब तक आप एक विकसित इकोनॉमी बन जाएंगे या बनने के रास्ते पे चल पड़े। कैसे बनेंगे, क्या पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर पर कैपिटा इनकम एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर नहीं होती है तो ये सच में एक इलेक्शन का कैंपेन दिखेगा, राइट? क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं हुआ। और अगर पर कैपिटा इनकम एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर होती है तो कितनी होगी? भारत की प्रति व्यक्ति आय इस वक्त 21 से 2200-2400 के आसपास है यूएस डॉलर में, और एक डेवलप्ड कंट्री की आय 12,000 यूएस डॉलर के आसपास है। 22 सालों में इस ट्रांजिशन को कैसे तय करेंगे, इसके दो पैरामीटर्स आपसे जुड़े हुए हैं। एक हमारा नेशनल एम्बिशन है कि आप अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को, जो जीडीपी का स्पेंड है, उसको 14% से 9% पर लेके आए। और यदि नहीं लेके आ पाते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को, इसके लिए दर्जनों उपाय, मैंने इस पे सब कुछ नहीं लगाया, ये सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हूँ, बट पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, डेडिकेटेड फ्रेट कंट्रोल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, SEZ, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एक ही दिशा में, एक ही तरफ काम कर रहे हैं। और दूसरा नेशनल एम्बिशन है कि आप करीब करीब अपनी ऑयल इंपोर्ट का 30% रिड्यूस करें। नेशनल लेवल पर ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करने के, न करने के चैलेंजेस भी मैं आपको बता देता हूं। कभी आपने हाल में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सुना? आगे आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं कि किसी और कॉन्फ्लिक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। गाजा इजराइल इज एन रिसेंट एग्जांपल। नाउ देयर आर न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स coming up, and I think in coming time, in coming years, there will be conflicts keep on coming. किसी भी एक जगह पे अगर लड़ाई होती है ग्लोबली, तो सबसे पहले किसी चीज की कीमत ऊपर उठती है, वो है तेल, क्रूड ऑयल। सो अगर आप अपनी इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज नहीं करते हैं, आप उस पोजीशन पे नहीं आते हैं कि आपकी डीकार्बोनाइजेशन की पहली, दूसरी, सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट प्राप्त कर लिया गया है, मिल गया है, तो आप हैंडकफ हो जाते हैं पे करने के लिए। क्योंकि अगर कीमत बढ़ी, आपको पे करना, आप न मेट्रो बंद कर सकते हो, न ट्रांसपोर्ट बंद कर सकते हो, न सिटीज बंद कर सकते हो, न हाईवेज बंद कर सकते हो। सो कितना भी समय लगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल, आपको मोबिलिटी को डीकार्बोनाइज करना ही होगा। क्योंकि मोबिलिटी करीब करीब 17 से 18% ऑयल कंज्यूम करती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं या जो हम एक्सकेवेट करते हैं। सो ये दो नेशनल एम्बिशन, 14% के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, और दूसरा करीब करीब 30% आपने उसको लाना, ये दोनों जरूरी हैं। इसलिए भारत के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान का, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के डीकार्बोनाइजेशन का जो टारगेट रखा गया, वो रखा गया कि हम करीब 14,000
यूएस डॉलर के आसपास उसको ले जा सके, 14 से 15,000 प्रति व्यक्ति आए 2047 तक। अब इसके दो कैलकुलेशंस हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। एक कैलकुलेशन ये कहती है कि आप करीब परचेजिंग पावर इकोनॉमी के हिसाब से 2047 में 168 करोड़ लोग होंगे। भारत की पॉपुलेशन 168 करोड़ लोगों की होगी। और बीसीजी का अगर मैं रीसेंट सर्वे देखूं, या बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, कंसल्टिंग ग्रुप हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो सब अपने अपने परचेजिंग पावर के सर्विस निकालते हैं, तो एक बच्चा, एक व्यक्ति जो 2000 साल के बाद जन्म लेता है, अपने लाइफ टाइम में वो करीब करीब 2,40,000 यूएस डॉलर खर्च करता है इंडियन, खाना पीना रहना एजुकेशन एवरीथिंग over a period of time. By the time he completes his life cycle, average life cycle, वो 2,40,000 डॉलर खर्च करता है। थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं तो आपको एक फार्मूला क्लियर होगा परचेजिंग पावर इकोनॉमी का, कि 2,40,000 इंटू 168 करोड़ जो आपकी 2047 में पॉपुलेशन होगी, इट ब्रिंग्स यू क्लोज टू 38 to 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एट 2047। दैट्स वन कैलकुलेशन। एक दूसरा कैलकुलेशन है जो 52 ट्रिलियन डॉलर का है। सो अभी ये दोनों स्पेकुलेशंस हैं, ईएनवाई कुछ और कहता है, केपीएमजी कुछ और कहता है, बीसीजी कुछ और कहता है, आईएमएफ कुछ और कहता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है, भारत सरकार के अलग कॉम्बिनेशंस हैं। ये दूसरा कैलकुलेशन है, वो कहता है 2050 तक आप 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, 35 और 38 नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ आप अपने सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता हुआ देखोगे। I hate doing this, करना नहीं चाहता हूँ, but for the purpose of understanding of a competitive economy globally, who has a similar age like you, like India, 75 to 80 years, Asian country, which has got free with you around 1947 or 50, is Japan. The time that Japan has invested into their civic sense, their education, their social values and their individual values to build a good society is around 15 to 20 years. So अगर 1970 के आसपास की मैं जापान की इकोनॉमी देखूं तो that was somewhere around 250 बिलियन 1970, और 1970 से 1995 25 साल का टाइम विंडो है। थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा भारत को उसके साथ। 2022 से 2047 का जो 25 साल का विंडो है, अमृत काल, आजादी का अमृत महोत्सव और विकसित भारत, ये भी 25 साल का विंडो है। और जापान 1970 से 1995 25 साल का जो टाइम विंडो था, उसमें वो 215 बिलियन की इकोनॉमी थी और 1995 में होती है 5.1 ट्रिलियन की। सो अगर आपसे कोई अगली बार कहे कि विकसित भारत इलेक्शन का कैंपेन है, ये चुनाव के लिए मुद्दा है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल जागरण है, ये जिंगोइज्म है, तो उसको थोड़ा डिटेल करने की कोशिश कीजिए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। उसके दो कंपोनेंट तो आप ही यहाँ, लॉजिस्टिक एंड डिकार्बोनाइजेशन ऑफ मोबिलिटी। 1995 में जब 5.1 ट्रिलियन की जापान की इकोनॉमी होती है, कैन यू इमेजिन द फोल्ड? इट इज 25 फोल्ड। सो अभी आप अपनी इकोनॉमी के फोल्ड पे आते हैं। हमें एज ए कंट्री, एक सेकंड के लिए सोचिए, 1947 से आपको पहला 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने में 65 साल लगे, दूसरा ट्रिलियन बनाने में 8 साल लगे, तीसरा ट्रिलियन बनाने में 5 साल लगे, चौथा ट्रिलियन बनाने में 3 साल लगे, और पांचवा ट्रिलियन बनाने में करीब करीब अभी 2 साल लगते हुए दिख रहे हैं। 2026 तक हम बना चुके होंगे। और 2026 से अगर आप आगे बढ़ते हो जाने के लिए, तो कंजर्वेटिवली 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मैं 3.2 डॉलर रिड्यूस कंजर्वेटिवली कैलकुलेट करता हूं। सो 3.2 डॉलर की इकोनॉमी अगर जापान के पेस पे डबल फोल्ड होती है, और डबल फोल्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने पीछे डबल फोल्ड कर लिया है अपनी इकोनॉमी को। 6.5 ट्रिलियन डॉलर की पहली डबल फोल्ड इकोनॉमी होगी, विच इज टुडे 3.2 ट्रिलियन डॉलर। 3.8 मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट माई इकोनॉमी इन इंडिया
is at the verge of getting double by 2032, 6.5 trillion. By 2038, next double, 13 trillion. By 2044, next double, 26 trillion. And by 2050, 26 to 52 trillion. So practically जो दो फैक्टर्स हैं जो हमें ये डिसाइड करने की हेल्प करते हैं या हमें ये बूस्ट देते हैं कि वेदर हम वो 38-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे जा रहे हैं विच इज इंडिविजुअल परचेजिंग पावर या फिर 52 के इस पे जा रहे हैं, इसके दो फैक्टर्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिए। 14% का लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा और 30% ऑयल इकोनॉमी को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपके ऑयल इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपके पास 22 साल का समय है और हर साल कुछ काम करना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक है। सो कमिंग बैक टू आवर कन्वर्सेशन ऑफ द डे, दैट टुडे इन दिस सिनेरियो, if you are not looking at bringing mobility per se as a mobility as a service, battery as a service, two-wheeler as a subscription, then necessarily we are saying कि हमें सब कुछ खरीदना पड़ेगा और इंडिविजुअल परचेजिंग पावर आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस वक्त 22-24 यूएस डॉलर की इकोनॉमी में इंडिविजुअल परचेजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जाके टेस्ला खरीद ले या प्रत्येक व्यक्ति जाके इलेक्ट्रिक कार खरीद ले, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद ले। सो जो चेंज मैं आपको अभी एज ए प्रिस्क्रिप्शन और एज अ की नोट ऑफ माई एड्रेस देने वाला हूं कि इस पूरे मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए इस सेक्टर को बहुत सारे नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि गाड़ी को गाड़ी के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए, वो डीजल हो, पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना शुरू कीजिए। वो चार्जिंग स्टेशन हो हाईवेज के ऊपर में, मैं इसमें से एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी हूं जो चार्जिंग स्टेशंस के लिए उनके सेगमेंट्स को बनाता है। और दूसरा, आप किसी भी दूसरे सेगमेंट को देख रहे हैं, उस सेगमेंट में इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर सब्सक्रिप्शन पर लोगों को मिल सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि परचेज करके इस्तेमाल करे। वो बस का इस्तेमाल कर सकता है, वो कार का इस्तेमाल कर सकता है, आप देंगे तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर का भी इस्तेमाल कर पाएगा बिना खरीदे हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ खरीदने वालों पे फोकस करेंगे तो आपका ट्रांजिशन स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन क्या फ्लीट ऑपरेशन सस्ता है भारत में? बहुत आसान काम है? जी नहीं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, फोर व्हीलर का फ्लीट ऑपरेशन या ट्रक का या बस का डिफिकल्ट है। नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमने इसके ऊपर पिछले 3-4 सालों में जितना फोकस किया है, दिल्ली जयपुर के ऊपर, दिल्ली आगरा के ऊपर, अभी चेन्नई त्रिची के ऊपर, हर सेगमेंट के ऊपर टेक्निकल ट्रायल करके, प्रोटोटाइप करके, कमर्शियल प्रोटोटाइप करके कोशिश की है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर स्टेशन के विसिनिटी में अवेलेबल हों, ताकि गाँव में लोग उसको एक्सेस कर सके, सब्सक्रिप्शन पे यूज कर सके। हर एक स्टेशन के ऊपर हर 50 किलोमीटर के बाद एक एक स्टेशन बनाए जाए। अगर आप नेशनल हाईवे की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पूरा ओवरव्यू उसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हर एक स्टेशन के ऊपर आप एक टू व्हीलर का और एक थ्री व्हीलर का शोरूम देख सकते हैं तो आप अपनी पेनिट्रेशन रेट को सोच सकते हैं। हर 50 किलोमीटर के बाद 5500 किलोमीटर के भारतमाला और सागरमाला रूट्स पे, हाईवेज पे एक स्टेशन होता है और हर स्टेशन पे 20 टू व्हीलर और 20 थ्री व्हीलर खड़ी है, ताकि व्यक्ति जिसको खरीदना है उसको शहर नहीं आना पड़े, फाइनेंस करने वाला उसी स्टेशन पे मिल सके और उसका जो एक डिस्टेंस विद द टेक्नोलॉजी है कि मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, दिल्ली आऊँगा, गाड़ी देख करके वापस जाऊँगा, अपने ताऊजी को कन्विंस करूँगा, वो अप्रूवल देंगे कि ठीक है पेट्रोल बाइक मत लो, इलेक्ट्रिक बाइक ले लो, तब जाके मैं खरीदूँगा। इस ट्रांजैक्शन को सॉर्ट करते हुए हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस के ऊपर टू व्हीलर थ्री व्हीलर एज अ सर्विस, एज अ सेलिंग आउटलेट और एज अ सब्सक्रिप्शन हब रहें। कोई अनलॉक करके छोटे से ऐप पेटीएम से या किसी भी पे ऐप से गाड़ी ले जा सकता है, चला करके वापस ला सकता है। सो आप सबको जो इस क्षेत्र में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें पॉलिसी के लेवल पे, फाइनेंसिंग के लेवल पे, जैसे आप देख रहे हो मैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर भी डीपली इन्वॉल्व होकर काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर चर्चा करता रहूँगा और आप में से यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, सिंस बीइंग प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज
येट टू बी फिगर्ड आउट इज अ गुड थिंग फॉर मी और अ बैड थिंग. सो वो हम लोग बाद में फिगर आउट करेंगे. आपका कोई सुझाव, सजेशन, कोई इनपुट आता है कि पॉलिसी में फ्लीट ऑपरेशंस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए थॉट एक रखिए कि गाड़ी का ओनरशिप हो या नहीं हो, लेकिन वो गाड़ी इस्तेमाल कर सके. जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेगा उतनी ज़्यादा बिकेगी, उतनी ज़्यादा उसकी सब्सक्रिप्शन होगी. सो विद दिस आई शेयर warm welcome to each one of you. My office is in touch with the organizers. आपके जो भी सुझाव हैं, संदेश हैं, वो उम्मीद करता हूँ कि मुझ तक पहुँचेंगे और अगले आने वाले समय में, आगे आने वाले प्रयासों में आपके साथ और संवाद करने का मौका मिलेगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.